यह बात साल 2013 की है। मुंबई शहर के अंदर एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। एक पक्ष का नाम होता है बाबा सिद्दीकी और दूसरे व्यक्ति का नाम होता है अहमद लंगड़ा। दोनों ही एक ही ज़मीन के टुकड़े पर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे और इसी बीच में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का इनके पास धमकी भरा एक संदेश पहुंचता है। बाबा सिद्दीकी के पास कहते हैं कि उस जमीन के टुकड़े के तुम दूर रहो जो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उस धमकी को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे और उसके वक्त कुछ बीत जाता है। तभी भारत का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का बाबा सिद्दीकी के पास फ़ोन आ पहुंचता है और कहते हैं कि राम गोपाल वर्मा से बात करके तुम्हारे ऊपर फिल्म बनवा देता हूँ। फिल्म का टाइटल होगा एक था एमएलए। जैसे ये बात बाबा सिद्दीकी सुनते हैं तो घबरा जाते हैं और शासन प्रशासन से संपर्क में आते हैं और कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, दाऊद इब्राहिम कहीं मुझे मरवा न दे। वक्त बीतता जाता है, हालांकि उसको सुरक्षा मिल जाती है और वक्त बीतता है 11 साल। 11 साल का दिन एक दिन ऐसा आता है कि उसको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अभी पुलिस हत्याकांड की खुलासे की कोशिश ही कर रही थी कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है और पोस्ट वायरल होने वाले जो व्यक्ति होते हैं वे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अपने आप को साथी कहने लगते हैं। कहते हैं कि इस हत्याकांड के किसी और ने नहीं बल्कि हमने ही अंजाम दिलवाया है और जैसे ही इस हत्याकांड के बारे में चर्चा शुरू हो जाती है तो चर्चा इस बात की भी शुरू हो जाती है कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी है कौन। दरअसल संजय दत्त के बहुत ही खास आदमी, अब चाहे सलमान खान हो या शाहरुख खान हो या सुनील शेट्टी हो या फिर शिल्पा शेट्टी हो, ऐसे तमाम बॉलीवुड के नामचीन जो अभिनेता अभिनेत्री होती हैं उनमें से एक बहुत गहरे संबंध बताए जाते हैं। आज की इस घटनाक्रम के माध्यम से, आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की और क्यों की। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी को मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज की जो कहानी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है 12 अक्टूबर 2024 की। एक तरफ पूरा देश दशहरा का पर्व मना रहा था और जगह जगह रबड़ फूके जा रहे थे, दहन हो रहा था और इसी बीच में लोग खुशियां मना रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे। और भारत का एक देश है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई और मुंबई शहर का बैरा ईस्ट का एक निर्मल नगर थाना लगता है। वहाँ पर एक पूर्व विधायक अपने विधायक बेटे के ऑफिस से निकलकर दशहरा का पर्व मना रहा था। नाम बाबा सिद्दीकी होता है। बाबा सिद्दीकी अपने साथियों के साथ पटाखे फोड़ रहे थे और खुशी मना रहे थे। इसी बीच में एक ऑटो आता है और ऑटो रुकता है और ऑटो से 3 लोग उतरते हैं। उनके हाथ में हथियार होते हैं और देखते ही देखते वो गोली चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे पटाखे छूट रहे थे वैसे वैसे गोलियां चल रही थी। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार गोली भी चल रही है इन पटाखों के बीच में। और देखते ही देखते बाबा सिद्दीकी ज़मीन पर गिर जाते हैं। उनका एक साथी होता है वो भी ज़मीन पर गिर जाता है। इसी बीच में जब कांच में यानी कि गाड़ी के शीशे में जो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है उसके शीशे में जाकर गोली लगती है, तब पता चलता है कि यहाँ तो किसी ने गोली चलाई है। बस भगदड़ मच जाते हैं और 3 अनजान जो व्यक्ति आए थे उनमें से 2 पकड़ लिया जाता है और एक मौका पाती है वहां से भाग जाता है।
देखते क्या है कि बाबा सिद्दीकी ज़मीन पर पड़े हुए हैं और वो खून से लथपथ थे। तभी आनन फानन ही पेड़ा से एक ही हॉस्पिटल होता है लीलावती। रात के 9:30 बजे उन्हें वहाँ पर भर्ती कराया जाता है और डॉक्टर से कहा जाता है कि डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए, बस इनका आप इलाज कर दीजिए, पैसे की आप टेंशन ना लीजिए। डॉक्टरों की टीम जुड़ जाती है, कोशिश कर रही थी किसी भी हिस्से में जाकर नर्स इनकी तड़पती फड़पती मिल जाए, लेकिन रात के 11:30 बजे के आसपास उनकी सांसें थम जाती है। और जैसे ही सांसें जब थम जाती है, अब सोशल मीडिया पर एक से तरह युद्ध शुरू हो जाता है कि बाबा सिद्दीकी ने किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी कौन है? बिश्नोई ने इस बात की जिम्मेवारी ले ली थी। कुछ लोग उनके पुराने पन्नों को पलटना शुरू कर देते हैं कि इन्हें तो दाऊद इब्राहिम की तरफ से भी धमकी मिली थी एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर। जिस तरह से अहमद लंगड़ा का समर्थन में छोटा शकील भी आ जाता है और दाऊद इब्राहिम भी आ जाता है। इनकी जान का जो खतरा था, इन्होंने 15 दिन पहले ही जान को अपना खतरा बताया था। अब सरकार पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार मामला क्या है। दरअसल इनका नाम तब ज़्यादा चर्चाओं में आया था जब कटना कैफ का साल 2008 में जन्मदिन मनाया जा रहा था। उस पार्टी के अंदर सलमान खान भी होते हैं और शाहरुख खान भी होते हैं और सलमान और शाहरुख के बीच में कहाँ सुनी ज़्यादा हो जाती है और कहाँ सुनी हो जाती है तो ज़्यादा भड़क जाते हैं और एक दूसरे पर जो भड़ास थे वो निकल रहे थे। और जैसे ही यहाँ से अलग होते हैं तो ऐसे अलग हुए कि कभी ज़िंदगी में मिलेंगे नहीं। अब मीडिया वाले इसके सवाल जवाब किया करते थे। 10 साल बीत जाते हैं लेकिन ये कभी आपस में मिलने को तैयार नहीं थे। लेकिन साल 2013 में बाबा सिद्दीकी एक पार्टी आयोजित करते हैं जो कि हर साल करते थे, इफ्तियार पार्टी। उसमें सलमान खान भी आए थे और शाहरुख खान भी आए थे। एक हाथ में सलमान खान होते हैं, दूसरे हाथ में शाहरुख खान होते हैं। सलमान खान शाहरुख खान को दोनों ही अपने हाथों से पकड़कर दोनों को गले मिला लेते हैं और गले मिलवाने के बाद दोस्ती करा देते हैं। और ये जो दोस्ती होती है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। पत्रकार सवाल उठाने लगते हैं कि सलमान खान शाहरुख खान को कोई बड़े बड़े दिग्गज लोग एक ना कर सके, बस बाबा सिद्दीकी कौन है इनको जो एक कर दिया। तब साल 2013 में बाबा सिद्दीकी का नाम बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो गया था और वो दरअसल चर्चाओं में आने लगते हैं। दरअसल बाबा सिद्दीकी की कहानी शुरू होती है बिहार पटना से। बिहार के पटना में वंच मेकर का एक व्यक्ति होता है जो घड़ियां बनाने का काम किया करता था। उनके घर में साल 1958 में एक लड़का पैदा होता है। तब उस लड़के का नाम रखा जाता है बाबा सिद्दीकी। और बाबा सिद्दीकी अब यहाँ से अपने पिता के साथ मुंबई पहुँच जाते हैं और मुंबई पहुँच जाने के बाद अपने पिता के साथ काम कर रहे थे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे। ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने मन बनाया कि क्यों ना राजनीतिक में करियर आजमाया जाए। इसीलिए वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं और इसी बीच में उन्हें साथ मिलता है सुनील दत्त का। और वो बैरा में रहते थे। सुनील दत्त भी उनका वहाँ पर आसपास में कुछ रहना सहना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस से 1977 में उसने ज्वाइन कर लेते हैं और वो भी छोटे मोटे नेताओं के कार्यक्रम होते थे उनमें काम करना, अपने पिता का भी हाथ बढ़ाना। और देखते ही देखते NSUI जो छात्रों का संगठन होता है, कांग्रेस का एक गुट होता है, उसके साथ जुड़ जाते हैं और छात्र राजनीतिक भी करने लगते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ आगे वक्त बढ़ने लगता है और 1980 में यूथ कांग्रेस बैरक के महासचिव चुन लिए जाते हैं। और जैसे जैसे कांग्रेस में इनकी
जो अध्यक्ष भी चुन लिए जाते हैं और एक बड़ी जिम्मेवारी मिल जाती है। और 1992 में मुंबई नगर के यहाँ पार्षद भी चुन लिए जाते हैं, जब ये इनकी राजनीतिक में दखल बढ़ने लगती है। और उधर संजय दत्त से दोस्ती इसलिए हो जाती है क्योंकि सुनील दत्त भी से मिलना जुलना होता था। संजय दत्त इनके हम उम्र होते थे और गहरी दोस्ती हो जाती है। यह फिल्म की शूटिंग हो, चाहे सलमान खान से मिलना हो या शाहरुख खान से मिलना हो या बड़े बड़े फिल्म अभिनेताओं से मिलना हो, अब संजय दत्त की वजह से लगातार इनके संपर्क और बढ़ने चले जाते हैं। और इन्हें मौका मिलता है कि साल 1999 में बैरा वेस्ट विधानसभा से विधानसभा का चुनाव के लिए चुनाव का मौका मिलता है। हीरो हीरोइन भी इनके साथ देते हैं और वो विधायक चुन लिए जाते हैं। अब इनकी नज़दीकियां और बढ़ने लगती है और साल 1980 से इन्होंने इख्तियार पार्टी का एक ऐसा चलन शुरू किया था कि पहले 2-4 हीरो को बुलवाया, फिर ज़्यादा बुलवाया, फिर और ज़्यादा बुलवाया। दरअसल हीरो हीरोइन इनकी इफ्तियार पार्टी मनाने लगे और इनकी इफ्तियार पार्टी की चर्चा होती थी। अब इफ्तियार पार्टी में इतने हीरो हीरोइन पहुंच जाया करते थे कि बताते हैं कि जो फिल्म के अवार्ड मिलते थे शायद उनमें इतने हीरो हीरोइन नहीं पहुंचा करते थे। साल 1999 में पहली बार एमएलए बन जाते हैं और 2004 में इनको फिर से एमएलए बनने का मौका मिलता है और साल 2009 में एक बार फिर से ये एमएलए बनने का इनको अवसर प्राप्त मिल जाता है। और राजनीतिक इनकी लगातार चमक रही थी और दिनों दिन इनका कद लगातार बढ़ता चला जा रहा था और मुंबई शहर के अंदर साल 2000-2004 तक का चेयरमैन चुन लिए जाते हैं और आवास एक क्षेत्र विकास की तरफ से, साथ ही महाराष्ट्र सरकार में साल 2004 से 2008 तक यहाँ मंत्री भी रहते हैं। इनका लगातार कद बढ़ रहा था और बैरा में ये इनका जो बेटा होता है इनको भी टिकट दिलवाने की कोशिश करते हैं और टिकट देकर वो भी विधायक बन जाता है, एमएलए बन जाता है। 48 साल तक इन्होंने कांग्रेस की राजनीति की थी और 48 साल के बाद इन्होंने कांग्रेस का सफर छोड़कर एनसीपी यानी कि अजित पवार का जो गुट होता है, फरवरी 2024 में ये उनसे जुड़ जाते हैं और इनकी जिंदगी के पन्ने और अच्छे से गुजर रहे थे, खुल रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, कोई परेशानी नहीं था। बेटा एमएलए बन जाता है, बेटी डॉक्टर बन जाती है और हीरो हीरोइन से इनका ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। पूरे देश में इनकी चर्चा भी शुरू हो जाती है, खासकर तब जब इफ्तियार पार्टी होती थी। लेकिन 12 अक्टूबर 2024 की रात को जब पूरा देश दशहरा मना रहा था, रावण का पुतला दहन कर रहा था, इसी बीच में ये भी खुशी मना रहे थे और अपने बेटे के दफ्तर पहुंच जाते हैं और निर्मल नगर जो कि बैरा ईस्ट में होता है, वहां पर अपने बेटे उस दफ्तर से निकलने के बाद बाहर जो मैदान होता है, खुला मैदान में, वहां पर वो पटाखे छोड़ रहे थे। पटाखे छोड़ते छोड़ते इसी बीच में 3 लोग ऑटो से आते हैं और ऑटो से आने के बाद गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें 3 गोलियां इनको मारी जाती हैं और 2 गोलियां इनकी सीने पर मारी जाती है और 1 गोली इनके पेट पर जाकर लगती है। साथ ही एक और साथी होता है, उसको भी गोली छोड़ती हुए निकल जाती है और 1 गोली लगती है इनकी बुलेट प्रूफ कार को। तब लोगों को समझ में आता है कि यहाँ तो गोली चल रही है, पटाखों की आवाज़ में गोली का शोर दब जाता है। लेकिन जब ब्लड बहने लगता है, खून बहने लगता है, तब उनके साथियों को समझ में आता है। उधर तो लड़के पकड़े जाते हैं और बाबा सिद्दीकी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल वाले इनको मृत घोषित कर देते हैं और महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अब हर किसी पर दबाव बढ़ने लगता है कि मुंबई से बाहर शहर में आखिरकार हो क्या रहा है।
सलमान खान को जैसे ही खबर लगती है कि बिग बॉस की शूटिंग चल रही थी, शूटिंग छोड़ के सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब शिल्पा शेट्टी हो या फिर सोनाक्षी सिन्हा हो, हस्बैंड को इकबाल है, वो भी पहुंच जाते हैं और इस तरह से हर कोई जानने की कोशिश मतलब लेकिन उसको बचा नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर जब सरकार पर दबाव पड़ने लगता है, इसके लिए 5 टीमें बुलाई जाती है क्राइम ब्रांच की, और ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार हत्या को अंजाम किसने दिया। पुलिस ने जो लोग पकड़े थे उन्हें पकड़े हुए थे 2 व्यक्तियों में से, जो टोटल मिलाकर 3 होते हैं, और एक का नाम गुरमेल सिंह होता है, दूसरे का नाम धर्मराज कश्यप होता है और तीसरे का नाम शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा होता है। गुरमेल सिंह की का अगर कहानी के बारे में जानने की कोशिश करें तो वो हरियाणा का एक ज़िला होता है कैथल का एक गांव होता है नारड़ गांव में इसका एक 1.5 महीने का पहले आसपास इस घटनाक्रम से अपने घर पर से निकले थे और हरिद्वार जा रहा था। ये कहकर निकले थे कि फिर घर वापस लौटकर नहीं आते हैं। वहाँ से कैसे कुर्ला मुंबई पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता है, लेकिन जब पुलिस वाले ने इसके घर जाते हैं, इनके बारे में इनकी हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश कर रहे थे, तो गांव का एक व्यक्ति होता है सुनील, उसने किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है और वो जो बर्फ काटने वाला तोड़ने वाला एक सुआ होता है उस सुए को पकड़ते हैं और एक के बाद एक सुनील को लगभग साल 2022 में 52 बार उसको बार कर देते हैं और उसको इतनी बार मारा जाता है कि वो मर जाता है और ये जेल चले जाते हैं। जेल जाने के बाद लॉयर्स बिश्नोई गुटखो या उसके किसी गुर्गे हो इनके संपर्क में आ जाते हैं और दोस्ती हो जाती है, और ऐसा पता चलता है कि इसके बाद धर्मराज और शिव कुमार गौतम जो होते हैं उर्फ शिवा, जिनका गांव लगता है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला ब्राइच होता है, ब्राइच का गोड्डा एक गांव लगता है, वहां पर एक साधारण सा परिवार के लोग रहने वाले होते हैं। दोनों ही लड़के मुंबई शहर में स्क्रू व्यापारी के यहाँ पर काम कर रहे थे। लगभग 5-7 साल से वो लगातार काम कर रहे थे, लेकिन पता चलता है कि इन्हें किसी सुपारी किलर ने कुछ जिम्मेवारी दी है। उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या करनी है, इसके लिए महज कुछ रकम दी जाती है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट कुछ ऐसी ही कहती है कि कुछ रकम दी जाती है और रकम लेकर ये लगभग 40 से ज़्यादा दिन यहाँ कुर्ला में रहते हैं, जो कि मुंबई का एक इलाका है, और यहाँ रह के बाबा सिद्दीकी कब आते हैं, कब जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, एक छोटी सी छोटी बात की उनको जानकारी जुटाने में वो जुड़ जाते हैं। आखिरकार उन्हें मौका मिलता है और ये मौका मिलता है 15 दिन पहले। ये बताया जाता है कि इन्हें धमकी दी जाती थी, इन्हें एहसास होता था कि ये सरकार जो है प्रशासन से मांग करते थे, मुझे धमकी दी जा रही है, श्रेणी की सुरक्षा भी दी जाती है। 11 पुलिस वाले उसमें शायद मिलते हैं और वाई श्रेणी ने, लेकिन इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया 12 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 8:30 बजे आसपास, और उस वक्त इनके साथ कोई पुलिस वाला नहीं था। क्यों नहीं था, इसके सवाल का जवाब भी क्राइम ब्रांच तलाशने की कोशिश कर रही थी। तब इनकी गोली मार्क्स हत्या कर दी जाती है, और इससे पहले कि 5 टीम बनाकर मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी, इसी बीच में सोशल मीडिया पर एक सुलभू लेकर महाराष्ट्र के नाम से एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने लगती है। उसने दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। दरअसल सलमान खान के बारे में लिखता है, वो कहता है कि सलमान खान, ये हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन तुम्हें जंग लड़ने की तुमने हमें महज वाकुल मजबूर कर दिया है। सोशल मीडिया पर जो इनकी पोस्ट वायरल होने लगती है, इनमें टैग किया जाता है अनमोल बिश्नोई को, लॉरेंस बिश्नोई को, 1-2 जगह और किया जाता है। अब पुलिस के हौस वक्त
हो जाते हैं और ठीक 28 दिन के बाद इस हत्याकांड के लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जब इसकी जिम्मेवारी ली, हालांकि अब इसकी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था तो उसको लेकर मीडिया में चर्चा हो जाती है और इसमें साफ साफ कहा जाता है कि सलमान खान टारगेट है, और टारगेट वो भी है जो सलमान खान के बहुत करीबी है और सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी हैं। इस बात के भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे ही गोली कांड की खबर मिलती है, सलमान खान अपना शो छोड़कर बिग बॉस का और सीधे उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं लीलापति हॉस्पिटल और वहां पर पहुंच जाते हैं। बाकी फिल्में हस्तियां हीरो हीरोइन भी होते हैं। अब इसमें सीधे सीधे धमकी दी जा रही थी कि जितने भी सलमान खान के दोस्त हैं उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। दरअसल सलमान खान से जो भी दुश्मनी है वो उसे भी मारा गया है। बिश्नोई सलमान उसको बहुत ज़्यादा उसे पूजा करते थे और उसे एक कैसे देवतुल्य के रूप में उसे देखते हैं और उसकी जो हत्या कर देते हैं सलमान खान एक फिल्म की शूटिंग के दौरान, तब से इनकी दुश्मनी है। और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने भी इस बात पर धमकी दी हुई थी, कई बार उन पर हमले भी हुए थे। अभी अप्रैल 2024 में भी हमला होता है और 3 लोग उस पर हमला करने के लिए आए थे। उनमें से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और वो मौत जो हो जाती है उस घटनाक्रम को भी इस वायरल पोस्ट में साफ साफ किया था कि हमारा साथी है, उसका जो भी मौत हुई है उसका ये रिकॉर्ड है, बदला है, यानी कि तुम हमारे साथियों को मारोगे तो हम तुम्हारे साथियों को मारेंगे। पुलिस पर अभी बहुत ज़्यादा दबाव है, पुलिस अभी कहने की स्थिति में नहीं है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इससे पहले भी चाहे गोगा मेडी हो या चाहे वो सिद्धू मुंह से बोला हो, ऐसे ही कई लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। मामला जब हत्या होती है तो बहुत से हेडलाइट हो जाती है और हत्याकांड के बाद बिल्कुल पूरा शांत हो जाता है। पुलिस बाद में कुछ ऐसे ही जवाब नहीं देती है ताकि मीडिया के माध्यम से ये पता चल सके कि क्या सचमुच लॉरेंस बिश्नोई ने ये काम करा दिया या फिर लॉरेंस बिश्नोई का सहारा लेकर कोई और काम कर रहा है। अभी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं, जवाब इसके पता नहीं, इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हो नहीं रहे। जैसे कि सिद्दीकी मूसे वाले मामले में इतने साल बीत जाते हैं और कोई बड़ी कार्रवाई हुई ही नहीं है। जैसे गोगा मेडी की हत्या होती है, बात वालों मामले में कोई बड़ी कार्रवाई शायद होती है ही नहीं है। और मामला क्योंकि कोर्ट में जिस तरह से चलता है, काश इस तरह के मामले फर्स्ट ट्रेट काश में इस तरह से कोर्ट में चले और आरोपियों को कम से कम समय में सजा दी जा सके। लोगों को भी इस बात का एहसास होगा, लेकिन लोगों को एहसास होता है लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग को अपना दोस्त समझने लगते हैं। उनकी डीपी लगाकर अपने सोशल मीडिया के अलग अलग अकाउंट पर ये दिखने की कोशिश करते हैं कि वो हमारा आइडियल है। कैसे लोगों को आइडियल बनाना चाहिए, कैसे नहीं, ये तो खैर खुद की भी डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से किसी का घर उजाड़ कर लोग इस तरह से खुशियां मनाते हैं वो भी बहुत गलत है। पुलिस इस मामले को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है और सरकार को इस मामले में सख्त होने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में फिर किसी के साथ इस तरह की घटना ना हो। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दुल दिखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। और हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।